1978 की गर्मियों में साइबेरिया की अबाकान रेंज के ऊपर एक हेलीकॉप्टर नीचे झुक कर उड़ रहा था। नीचे पहाड़ थे, घने पेड़ थे और ताइगा का इतना लंबा फैलाव था कि वहाँ इंसान की मौजूदगी का ख्याल भी अजीब लगे। फिर उस हरे अंधेरे के बीच पायलटों को मिट्टी का एक साफ टुकड़ा दिखा, जैसे जंगल की त्वचा पर किसी ने हाथ से निशान काट दिया हो। पहले लगा शायद रोशनी का धोखा है, लेकिन हेलीकॉप्टर थोड़ा और नीचे आया तो वह निशान साफ दिखने लगा। मिट्टी सीधी कतारों में पलटी हुई थी, जैसे वहाँ किसी ने फसल लगाई हो। नीचे न सड़क दिख रही थी, न धुआं, न किसी बस्ती की रेखा। सरकारी रिकॉर्ड में उस इलाके में कोई आबादी दर्ज नहीं थी। सबसे नज़दीकी इंसानी बसावट इतनी दूर थी कि वहाँ से इस जगह तक पहुँचना सिर्फ रास्ता तय करना नहीं, शरीर और धैर्य की परीक्षा था। हेलीकॉप्टर में बैठे सोवियत भूवैज्ञानिक नीचे देखते रहे। साइबेरिया में अजीब निशान मिलना कोई नई बात नहीं थी। कभी किसी पुराने कैंप के अवशेष, कभी शिकारियों की पगडंडी, कभी किसी भूली हुई चौकी का संकेत। लेकिन यहाँ कुछ अलग था। यह किसी के गुजरने का निशान नहीं था। किसी ने यहाँ रुककर मिट्टी को छुआ था, मौसमों का इंतज़ार किया था, इस खाली समझे जाने वाले इलाके में अपना आने वाला दिन बोया था। और जितनी देर वे उस टुकड़े को देखते रहे, उतना ही एक सवाल बढ़ता गया। अगर यहाँ कोई रहता है तो वह कौन है? कुछ समय बाद भूवैज्ञानिकों ने तय किया कि इस जगह तक पैदल जाना होगा। हेलीकॉप्टर उन्हें पास तक ला सकता था, लेकिन आखिरी रास्ता जंगल से होकर ही तय होना था। ताइगा में रास्ता सीधा नहीं होता। हर कदम किसी चीज़ से अटकता है। गीली मिट्टी, झाड़ियाँ, गिरा हुआ तना, पत्थर या वह चुप्पी जो इतने बड़े जंगल में भी इंसान को अकेला कर देती है। वे सावधानी से आगे बढ़े। उनके हाथों में थोड़ी सी चीज़ें थीं, खाना, कुछ सामान, ऐसी छोटी भेंटें जिनसे सामने वाले को भरोसा दिलाया जा सके कि वे नुकसान पहुंचाने नहीं आए। लेकिन भीतर डर भी था। किसी अनजान जगह में किसी अनजान इंसान से मिलना कभी आसान नहीं होता। आप नहीं जानते कि सामने वाला कौन है, किससे भागा है, किससे डरता है और आपको देखकर क्या समझेगा। फिर पेड़ों के बीच एक झोंपड़ी दिखाई दी। वह इतनी पुरानी और कमज़ोर लग रही थी जैसे उसे बनाया नहीं गया, जैसे वह धीरे धीरे जंगल से ही निकली हो। लकड़ियाँ टेढ़ी थीं, छत झुकी हुई थी। दीवारों पर वह गरीबी थी जो सिर्फ पैसों की कमी से नहीं आती, बल्कि दुनिया से कट जाने से आती है। झोंपड़ी के बाहर पुराने औजार पड़े थे, लकड़ी के टुकड़े थे, सुखाने के लिए रखी हुई चीज़ें थीं। आसपास की मिट्टी पर पैरों के निशान थे। यह जगह खाली नहीं थी। भूवैज्ञानिक धीरे धीरे आगे बढ़े। दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबी दाढ़ी, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ और कपड़े इतने घिसे हुए कि वे किसी पुराने समय की नकल नहीं, बल्कि लगातार इस्तेमाल से थक चुके शरीर जैसे लग रहे थे। वह आदमी उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, सावधानी थी, लेकिन पूरी नफरत नहीं थी। जैसे वह इन लोगों से बचना भी चाहता हो और यह भी समझ रहा हो कि अब वे सामने खड़े हैं। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। फिर भूवैज्ञानिकों ने धीरे से बात शुरू की। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। उसका नाम था कार्पलिकोव। उस वक्त भूवैज्ञानिकों को अंदाज़ा नहीं था कि वे सिर्फ एक बूढ़े साधु से आदमी से नहीं मिल रहे। वे एक ऐसे परिवार के दरवाजे पर खड़े थे जिसकी ज़िंदगी बाहर की दुनिया के समय से लगभग अलग चल रही थी। कार्प ने उन्हें अंदर आने दिया। झोंपड़ी के भीतर अंधेरा था। धुएं, लकड़ी, मिट्टी, पुराने कपड़ों और बंद जगह की मिली-जुली गंध थी। अंदर की दुनिया इतनी छोटी थी कि कुछ कदमों में ख़त्म हो जाती थी, लेकिन उसी छोटे अंधेरे में एक पूरा परिवार रह रहा था। कार्प अकेले नहीं थे। उनके बच्चे वहाँ थे, लेकिन वे बच्चे वैसे नहीं थे जैसे कोई कल्पना करता। वे छोटे नहीं थे, वे वयस्क थे। ऐसी उम्र में जहाँ बाहर की दुनिया में लोग काम करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, अपने फैसले लेते हैं, शहरों में रहते हैं, लेकिन इस झोंपड़ी में वे ऐसे बैठे थे जैसे किसी दूसरी सदी से उठाकर रख दिए गए हों। उनके कपड़े हाथ से बने थे, बेहद खुरदरे।
उनकी भाषा में पुराने धार्मिक शब्दों की छाया थी। उनके चेहरों पर जिज्ञासा भी थी कि और घबराहट भी। एक बेटी अजनबियों को देखकर दीवार से सट गई। दूसरी बार बार प्रार्थना के शब्द दोहराने लगी। घर के अंदर अचानक हलचल थी, पर वह स्वागत की हलचल नहीं थी। वह ऐसी घबराहट थी जो तब पैदा होती है जब बाहर की दुनिया अचानक घर के भीतर आ जाए। भूवैज्ञानिकों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। उन्होंने अपने साथ लाई चीज़ें आगे रखीं। उनके लिए ये साधारण चीज़ें थीं, लेकिन लिकोव परिवार उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कोई अजनबी भाषा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। पहचानने की कोशिश, संदेह, हिचक, सब एक साथ। सबसे साधारण चीज़ भी उस कमरे में साधारण नहीं रह गई थी। ब्रेड। बाहर की दुनिया में ब्रेड पर कोई ध्यान नहीं देता। वह रोज़मर्रा की चीज़ है, लेकिन उस झोंपड़ी में वह सिर्फ खाना नहीं थी, वह उस दूरी का प्रमाण थी जो इन लोगों और बाकी दुनिया के बीच बन चुकी थी। किसी ने उसे जिज्ञासा से देखा, किसी ने संदेह से, जैसे वे पहली बार समझने की कोशिश कर रहे हों कि बाहर के लोग खाते क्या हैं, पहनते क्या हैं, जीते कैसे हैं। भूवैज्ञानिकों के लिए यह एहसास धीरे धीरे खुल रहा था। यह परिवार गरीब था, दूर था, लेकिन बात सिर्फ दूरी की नहीं थी। यहाँ रोज़मर्रा की चीज़ें भी अजनबी हो चुकी थीं। झोंपड़ी में न बिजली थी, न रेडियो, न अखबार, न ऐसा कैलेंडर जो उन्हें दुनिया की तारीख से जोड़े। फिर भी यह कोई टूटी हुई, छोड़ी हुई जगह नहीं थी। यहाँ व्यवस्था थी, धार्मिक किताबें थीं, खाने को बचाकर रखने का तरीका था, कपड़ों की मरम्मत थी, छोटे छोटे औजार थे, और उन सब के बीच एक परिवार था जिसने किसी तरह इस जगह को घर बना लिया था। बाहर से देखने पर यह खोज थी, अंदर से देखने पर यह एक बंद दरवाजे का खुलना था। लेकिन उस दरवाजे के पीछे जो दुनिया थी वह अभी समझ में नहीं आई थी। कार्प लिकोव अपने परिवार को किस चीज़ से बचाते बचाते इस अंधे जंगल तक ले आए थे? इस सवाल का जवाब किसी नक्शे में नहीं था। जवाब कार्प के डर में था, और उस विश्वास में जिसे वह डर बचाना चाहता था। कार्प ओल्ड बिलीवर परंपरा से आते थे, रशियन क्रिश्चियनिटी की वह धारा जिसने सदियों पहले चर्च के सुधारों को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस इतिहास को किसी लंबे धार्मिक पाठ की तरह समझने की ज़रूरत नहीं है। कार्प के लिए यह किताब का कोई अध्याय नहीं था, यह रोज़मर्रा की जिंदगी थी। उनकी प्रार्थना, उनका खाना, उनकी भाषा, उनका डर, उनका ईश्वर, सब उसी विश्वास से बने थे। इसलिए जब सोवियत व्यवस्था दूर दराज इलाकों तक पहुंची तो कार्प जैसे लोगों के लिए वह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था। उन्हें लगा जैसे कोई ताकत उनके घर, उनकी प्रार्थना और उनके बच्चों के बीच आकर खड़ी हो रही है। सरकार को नाम चाहिए थे, रिकॉर्ड चाहिए थे, नियम चाहिए थे, कलेक्टिव फार्म्स चाहिए थे। एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जिसमें हर व्यक्ति दर्ज हो, गिना जाए और नियंत्रित किया जा सके। कार्प को इसके उलट चुप्पी चाहिए थी। उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जहां उनकी प्रार्थना पर कोई निगाह न रखे, जहां उनके बच्चों को वही दुनिया न छू सके जिसे वह धीरे धीरे पाप की तरफ जाती हुई समझते थे। जो आदमी अपने परिवार को लेकर साइबेरिया की ताइगा में उतर जाए, उसे सिर्फ डरपोक कहना आसान नहीं है, लेकिन साहस और डर हमेशा एक दूसरे के उलट नहीं होते। कभी कभी आदमी सबसे कठोर फैसला उसी चीज़ से डर कर लेता है जिसे वह अपने भीतर साफ साफ नाम भी नहीं देना चाहता। कार्प ने वही किया। पहले दूरी थोड़ी थी, फिर और दूरी, फिर उससे भी आगे। एक बस्ती पीछे छूटी, फिर दूसरी, फिर रास्ते कम होते गए, फिर ऐसे इलाके शुरू हुए जहां रास्ते खुद भी भरोसे लायक नहीं रहते। कार्प अपनी पत्नी अकुलीना और बच्चों को लेकर जंगल के भीतर जाते गए। हर कदम पर दुनिया पीछे छूटती गई। पहले पड़ोसी छूटे, फिर बाजार, फिर वह समुदाय जहां मदद मांगी जा सके, फिर वह सीमा भी छूट गई जहां इंसान कह सके अगर कुछ हुआ तो कोई आएगा। लेकिन उस समय कार्प को शायद यह पीछे हटना नहीं लगा होगा। उन्हें लगा होगा
कि वह अपने परिवार को ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां उनका विश्वास सुरक्षित रह सके, जहां बच्चे उस दुनिया से बच सकें जिसे वह खतरनाक समझते थे, जहां कोई उनके घर के भीतर आकर यह न बताए कि उन्हें कैसे जीना है, क्या मानना है और किस बात को छोड़ देना है। बाहर का आदमी जिस जंगल को मौत की जगह समझता, कार्प ने उसी को सुरक्षा की जगह समझा। उनके लिए पेड़ दीवार थे, बर्फ पहरेदार थी, दूरी सुरक्षा थी और अकुलीना उनके साथ थी। वह सिर्फ कार्प के पीछे चलने वाली पत्नी नहीं थी, उस अलग थलग घर के भीतर वही घर की लय थी। वही बच्चों को पुरानी धार्मिक किताबों से पढ़ना सिखलाती थी, वही रोज़मर्रा की व्यवस्था संभालती थी, वही बीज बचाती थी, कपड़ों को जोड़ती थी और शायद वही उस कठोर विश्वास के भीतर बच्चों के लिए नरमी बचाए रखती थी। कार्प ने दुनिया से दूर एक जगह चुनी, अकुलीना ने उस दूरी के भीतर घर बनाए रखने की कोशिश की। बच्चों के लिए शुरुआत में यह सब शायद अलग नहीं लगा होगा। बच्चा जिस दुनिया में आँख खोलता है पहले उसी को सामान्य मानता है। पेड़, नदी, आग, बर्फ, प्रार्थना, पिता की आवाज़, माँ के हाथ, यही उनका संसार बना। लेकिन धीरे धीरे रोज़ाशमर्रा नियम बनता है, नियम सीमा बनते हैं और सीमा जब उसके बाहर कोई विकल्प न हो तो किस्मत जैसी लगने लगती है। सेविन और नतालिया ने शायद पुराने घरों की कुछ छवियां याद रखी होंगी, लेकिन दिमित्री और अगाफिया के लिए दुनिया लगभग इसी जंगल से शुरू हुई। बाहर की दुनिया उनके पास पहले किसी नक्शे में नहीं, पिता की चेतावनियों में पहुंची। उधर मत जाओ, उन लोगों पर भरोसा मत करो, यह मत खाना, यह मत पहनना, यह मत मानना। बाहर की दुनिया हमारी नहीं है। जब कोई बच्चा ऐसे वाक्यों के बीच बड़ा होता है तो वह सिर्फ नियम नहीं सीखता, वह डर विरासत में लेता है। कार्प को लगा होगा कि उन्होंने अपने परिवार को बचा लिया है, लेकिन जंगल में बनाई गई हर दीवार की एक कीमत होती है और यह कीमत सबसे पहले बच्चों की दुनिया में दिखाई देने वाली थी। जंगल में रहने की सबसे बड़ी मुश्किल यह नहीं थी कि वहाँ कुछ नहीं था, मुश्किल ये थी कि वहाँ गलती की जगह बहुत कम थी। बाहर की दुनिया में अगर एक दिन खाना कम पड़े तो कोई दुकान होती है, कपड़ा फट जाए तो बाजार होता है, बच्चा बीमार पड़े तो रास्ता होता है, चाहे कठिन ही सही, किसी डॉक्टर तक पहुंचने का। लिकोव परिवार के लिए दुनिया उतनी ही थी जितनी उस झोपड़ी की दीवारों से बाहर दिखती थी। वही पेड़, वही ढलाने, वही नदी, वही मौसम और मिट्टी का वह छोटा सा टुकड़ा जिसमें वे हर साल सिर्फ फसल नहीं अगला साल बोते थे। बाहर से जिस जंगल में आज़ादी दिखती है उसके भीतर रहने वालों के लिए वही जंगल रोज नियम लिखता है। कब उठना है, कितना बचाना है, किस चीज़ को अभी इस्तेमाल करना है और किसे अगले मौसम तक रोकना है। कौन सी गलती अभी छोटी लगेगी लेकिन सर्दियों में जान ले सकती है। यहाँ जीना किसी जीत जैसा नहीं था, यह लगातार चलने वाला हिसाब था। अकुलीना जब बीज अलग रखती होंगी तो वह अगले दिन का खाना नहीं बचा रही थी, वह अगले साल की उम्मीद बचा रही थी। खाने और भविष्य के बीच फर्क मिट चुका था। कोई कपड़ा फटता तो उसे फेंकने का सवाल नहीं था, उसी पर नया टुकड़ा चढ़ता, फिर उसके ऊपर एक और टुकड़ा। धीरे धीरे कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं रहता, वह घर की उम्र बन जाता है। बच्चों ने यही सीखा। उन्होंने स्कूल में ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, उनकी ज्योग्राफी थी किस ढलान पर पैर फिसलता है, किस दिशा से ठंडी हवा पहले आती है, कौन सी आवाज़ जानवर की है और किस तरह की चुप्पी खतरे का संकेत है। उन्होंने कैलेंडर को तारीखों की तरह नहीं जाना, उनके लिए समय मौसम में चलता था। मिट्टी कब नरम होगी, नदी कब खुलेगी, अंधेरा कब जल्दी उतरने लगेगा और कब शरीर को और बचाकर चलना होगा। इस तरह की जिंदगी इंसान को मजबूत बना सकती है।
लेकिन मजबूती और कमी दूर से कई बार एक जैसी दिखती हैं। दिमित्री जंगल में बड़ा हुआ और धीरे धीरे जंगल को पढ़ना सीख गया। वह जानवरों के निशान पढ़ सकता था, दूर तक चल सकता था, ठंड और भूख के बीच शरीर को बचाकर रख सकता था। उसमें एक तरह की असाधारण क्षमता थी, लेकिन वह क्षमता उसी बंद दुनिया की देन थी। अगर बाहर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कारीगर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक ही इंसान को बहुत कुछ बनना पड़ता है। शिकारी, मरम्मत करने वाला, किसान, पहरेदार और कभी-कभी गवाह भी। दिमित्री सक्षम था, पर उस क्षमता की सीमा भी साफ थी। वह ताइगा में बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन ताइगा के बाहर की दुनिया उसके लिए वैसी ही अजनबी थी जैसी भूवैज्ञानिकों के लिए वह झोंपड़ी। अगाफिया का संसार और भी छोटा था। वह उस दरवाजे के बंद हो जाने के बाद पैदा हुई थी। उसने बाहर की दुनिया को पहले देखा नहीं, सुना था, पिता की चेतावनियों में। उसके लिए बाहर कोई ज्योग्राफी नहीं थी। बाहर एक विचार था, एक खतरा, एक ऐसी जगह जिसके बारे में बात तो होती थी पर जहां जाना नहीं था। बचपन उसके लिए खेल का मैदान नहीं था। बचपन का मतलब था घर के कामों में शामिल होना, प्रार्थना में बैठना, मौसमों को देखना और बड़ों के चेहरों से यह पढ़ना कि घर में कितना तनाव है। जब बड़े धीमे बोलते हैं तो कुछ कमी है। जब बीजों को देर तक देखा जाता है तो आने वाला मौसम भरोसेमंद नहीं है। जब खाना बांटते समय चुप्पी लंबी हो जाए तो भूख सिर्फ पेट में नहीं, कमरे में भी मौजूद है। और उस कमरे में चुप्पी बहुत थी। बाहर इतनी बड़ी ताइगा थी कि आदमी उसमें गुम हो सकता था, लेकिन घर के भीतर दुनिया इतनी छोटी थी कि हर डर एक दूसरे के चेहरे पर दिखता होगा। फिर भी घर चलता रहा। अकुलिना उस घर की अंदरूनी गर्माहट थी। कार्प ने परिवार को दुनिया से दूर किया था, लेकिन अकुलिना उस दूरी के भीतर रोज़मर्रा को टूटने नहीं देती थी। वह बच्चों को पढ़ाती थी, चीज़ों को व्यवस्थित रखती थी, कपड़ों को जोड़ती थी और शायद उस घर को सिर्फ आसरा नहीं रहने देती थी। उनके रहते झोपड़ी में सिर्फ नियम नहीं थे, वहाँ माँ का हाथ था। एक ऐसी मौजूदगी थी जो बच्चों को यह महसूस कराती होगी कि दुनिया भले छोटी है, पूरी तरह खाली नहीं है। लेकिन जंगल किसी की आस्था देखकर नरम नहीं पड़ता। एक साल फसल ठीक हो सकती है, अगले साल सब बिगड़ सकता है। बाहर की दुनिया में लोग इसे खराब मौसम कहेंगे। लिको परिवार के लिए खराब मौसम कोई मुहावरा नहीं था, वह सीधा सवाल था, किसके हिस्से में कितना आएगा। भूख अचानक नहीं आती, पहले हिस्से छोटे होते हैं, फिर लोग कहते हैं अभी इतना काफ़ी है। फिर शरीर कम मांगना सीखता है, फिर कमज़ोरी सामान्य लगने लगती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसे घरों में कोई अलार्म नहीं बजता, बस लोग चुप होते जाते हैं। एक परिवार जो पहले ही दुनिया से दूर है, भूख में और भी भीतर चला जाता है। कोई दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा, कोई पूछने नहीं आएगा कि सब ठीक है या नहीं। कोई नहीं देखेगा कि माँ अपने हिस्से से कितना बचाकर बच्चों की तरफ खिसका रही है। अकुलिना के बारे में जो बात ठहरती है वह सिर्फ यह नहीं कि उन्होंने कठिन जिंदगी जी। बात यह है कि उस बंद दुनिया में जहाँ हर चीज़ सीमित थी, उन्होंने शायद अपने बच्चों को यह महसूस होने से बचाया कि वे पूरी तरह अकेले हैं। लेकिन एक बिंदु के बाद शरीर विश्वास की भाषा नहीं समझता, वह सिर्फ कमी समझता है। कमी भोजन की, गर्माहट की, आराम की, इलाज की और उस विकल्प की कि अगर आज कुछ बिगड़ा तो कल कोई मदद मिल जाएगी। फिर वह साल आया जिसने इस परिवार के अलगाव को स्थायी घाव बना दिया। खाना कम होता गया, हर चीज़ बचाई जाने लगी, हर दिन अगले दिन से उधार लेकर जिया जाने लगा। अकुलिना कमज़ोर होती गई। शायद बच्चों ने पहले इसे अस्थायी समझा होगा,
जंगल में कमजोरी आती जाती रहती है, बीमारी आती है, उतर जाती है, सर्दी आती है, कट जाती है, लेकिन इस बार कुछ वापस नहीं लौटा। एक माँ जिसने इतने साल उस घर को भीतर से जोड़े रखा था, धीरे धीरे उस घर से कम होती गई, और जब वह चली गई तो लिको परिवार सिर्फ एक सदस्य नहीं खो रहा था, वह उस बंद दुनिया की नरमी खो रहा था। उसके बाद झोंपड़ी वही रही, जंगल वही रहा, कार्प का विश्वास वही रहा, बच्चे वही रहे, लेकिन घर का तापमान बदल गया। अब अलगाव सिर्फ बाहर की दुनिया से दूरी नहीं था, अब वह भीतर की कमी भी था। अकुलीना के जाने के बाद बच्चों के लिए घर का अर्थ बदल चुका था। माँ के रहते जो नियम कभी कभी देखभाल जैसे लगते होंगे, अब वे और कठोर सुनाई देते होंगे। पिता की चेतावनियां पहले भी थीं, लेकिन अब उनके बीच कोई दूसरी आवाज कम बची थी। सेविन सबसे बड़ा था। उम्र के साथ उसमें पिता की आस्था का कठोर हिस्सा और गहरा होता गया। वह सिर्फ कार्प का बेटा नहीं रहा, धीरे धीरे वह उसी बंद संसार का पहरेदार बनने लगा। बाहर की दुनिया उसके लिए जिज्ञासा नहीं थी, वह खतरा थी, ऐसा खतरा जिसे दूर रखना ही सही जीवन था। नतालिया की भूमिका अलग थी। ऐसे घरों में बेटियां अक्सर नाम से कम काम से पहचानी जाती हैं। वह घर के भीतर की जिम्मेदारियों में शामिल थी, खाना बचाना, कपड़े जोड़ना, रोजमर्रा को चलते रहना। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सार्वजनिक क्षण नहीं था, लेकिन बंद दुनिया की सबसे कठिन चीजें अक्सर वही होती हैं जिनका कोई शोर नहीं होता। दिमित्री उस जंगल का सक्षम बच्चा बना। वह बाहर से देखने पर लगभग किंवदंती जैसा लग सकता था। लंबी दूरी चलना, जानवरों के निशान पढ़ना, मौसम को शरीर से समझना, ऐसे हालात में टिके रहना जहां बाहर का आदमी शायद एक रात भी न काट पाए। लेकिन उसकी यह क्षमता भी एक तरह की चुप त्रासदी थी, क्योंकि उसे जंगल ने बहुत कुछ सिखाया था, पर दुनिया नहीं सिखाई थी। वह ताइगा में रास्ता ढूंढ सकता था, लेकिन किसी अस्पताल के गलियारे में रास्ता नहीं। वह बर्फ पर पड़े निशान से जानवर पहचान सकता था, लेकिन आधुनिक बीमारी की भाषा नहीं। वह अपने हाथों से जीवन संभाल सकता था, लेकिन उस व्यवस्था पर भरोसा करना नहीं जानता था जो कहती है हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बचा सकते हैं। अगाफिया सबसे छोटी थी। उसके लिए बाहर की दुनिया कोई याद भी नहीं थी। वह कोई खोई हुई जगह नहीं थी जहाँ कभी परिवार रहता था। वह बस पिता की बातों में मौजूद थी, एक चेतावनी की तरह, एक सीमा की तरह, एक ऐसी जगह की तरह जहाँ जाने से इंसान सिर्फ बदलता नहीं, शायद खो भी जाता है। उसने सड़क नहीं देखी थी, बाजार नहीं देखा था, अपने जैसे दूसरे बच्चों की भीड़ नहीं देखी थी। उसने यह भी नहीं देखा था कि घर के बाहर भी जीवन कई तरह से जिया जा सकता है। जब जीवन की शुरुआत ही एक बंद दुनिया में हो तो कैद तुरंत कैद नहीं लगती, वह सामान्य लगती है। बच्चा पहले दुनिया की तुलना करके नहीं समझता। वह जिस कमरे में आँख खोलता है, पहले उसी को पूरा संसार मान लेता है। अगाफिया के लिए संसार वही था, पिता की आवाज़, प्रार्थना की लय, जंगल की आवाज़ें, मौसम का बदलना, और वह अदृश्य रेखा जिसके पार जाना गलत माना गया था। उसके भीतर मासूमियत थी, लेकिन वह सीधी सादी मासूमियत नहीं थी। वह ऐसी मासूमियत थी जो जानकारी की कमी से बनी थी। अगर कोई बच्चा ब्रेड को पहली बार देखे तो वह सिर्फ भूख की बात नहीं है, वह बताता है कि उसके जीवन से कितनी साधारण चीज़ें भी बाहर रखी गई थीं। अगर कोई वयस्क इंसान बाहर वालों को देखकर दीवार से सट जाए तो वह सिर्फ शर्म या डर नहीं है, वह बताता है कि उसके लिए अजनबी चेहरा सिर्फ अजनबी नहीं, पिता की सारी चेतावनियों का जीवित रूप है।
लिकोव बच्चों की भाषा में भी अलगाव सुनाई देता था। उनके शब्दों में पुराने धार्मिक पाठों की छाया थी। उनकी बोलचाल बाहर की भाषा से अलग, पुरानी और सीमित लगती थी। भाषा सिर्फ बोलने का तरीका नहीं होती। जिन शब्दों से आप सोचते हैं, अक्सर आपकी दुनिया उतनी ही फैलती है। अगर आपके पास स्कूल के शब्द नहीं हैं, शहर के शब्द नहीं हैं, दोस्ती, बाजार, बीमारी, यात्रा, चुनाव, नौकरी, कानून, दवा, विज्ञान, इन सब की रोज़मर्रा भाषा नहीं है, तो इन चीज़ों को समझने का रास्ता भी छोटा हो जाता है। उनके पास धार्मिक शब्द थे, मौसम के शब्द थे, श्रम के शब्द थे, डर के शब्द थे, लेकिन अपने जीवन को किसी दूसरे जीवन से तुलना करने के शब्द बहुत कम थे। यही अलगाव की छुपी हुई कीमत है। वह सिर्फ शरीर को दूर नहीं रखता, वह कल्पना को भी सीमित कर देता है। बाहर की दुनिया में कोई बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता से असहमत हो सकता है। वह घर छोड़ सकता है, वह गलतियां कर सकता है, वह दूसरों को देखकर अपने लिए रास्ता बना सकता है। हर किसी को यह आज़ादी बराबर नहीं मिलती, लेकिन संभावना तो रहती है। लिको बच्चों के पास संभावना भी पिता के विश्वास से होकर आती थी। क्या खाना है, क्या मानना है, किससे बात करनी है, किससे बचना है, किस चीज़ को पाप समझना है, किस डर को सच मानना है, ये सब सिर्फ नियम नहीं थे, ये उनकी हकीकत थे। और हकीकत से बाहर निकलना किसी दरवाजे से बाहर निकलना नहीं होता। उसके लिए पहले यह समझना पड़ता है कि दरवाज़ा है। शायद यही वजह थी कि भूवैज्ञानिकों के आने पर उस घर में सिर्फ आश्चर्य नहीं था, वहाँ घबराहट थी, जिज्ञासा थी, संकोच था और एक गहरी निर्भरता भी थी। बच्चे उम्र में बड़े थे, लेकिन बाहर की दुनिया को वे अब भी पिता की आंखों से देख रहे थे। कार्प अजनबियों को कैसे देखते हैं, कार्प किस चीज़ को छूने देते हैं, कार्प क्या स्वीकार करते हैं, कार्प किस बात पर चुप हो जाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया में सिर्फ व्यक्तिगत डर नहीं था, उसमें वर्षों की कंडीशनिंग थी। कार्प ने अपने बच्चों को भूख में पाला, ठंड में बचाया, जंगल में टिकना सिखाया। उनकी मेहनत और कठोरता के बिना शायद परिवार इतना लंबा जीवित नहीं रहता। फिर भी कोई बच्चा बच सकता है और उसकी दुनिया अधूरी रह सकती है। दिमित्री मजबूत था, लेकिन उसकी मजबूती की दिशा तय थी। सेविन धार्मिक था, लेकिन उसका विश्वास परिवार की बंद व्यवस्था से अलग परखा ही नहीं गया। नतालिया घर संभालती थी, लेकिन उसके जीवन का विस्तार उसी झोंपड़ी की ज़रूरतों में सिमटा रहा। अगाफिया जिज्ञासु थी, पर उसकी जिज्ञासा भी डर की दीवार से टकराकर लौट आती थी। इन चारों में कोई भी सिर्फ जंगल में रहने वाला व्यक्ति नहीं था। वे उस फैसले के भीतर बड़े हुए थे जो उन्होंने लिया ही नहीं था। यह बात तुरंत दिखाई नहीं देती। पहले आप उनके कपड़े देखते हैं, फिर झोंपड़ी, फिर उनकी हैरानी, फिर उनकी गरीबी। लेकिन धीरे धीरे जो बात सबसे ज़्यादा चुभती है वह यह है कि उनकी पूरी दुनिया किसी और की रक्षा रेखा के अंदर बनी थी। और जब आखिरकार बाहर की दुनिया सचमुच उनके सामने आई, तो वे उसे खुले विकल्प की तरह नहीं देख पाए। वह उनके लिए सवाल भी थी, डर भी, और शायद एक ऐसी संभावना भी जिसे पहचानने में देर हो चुकी थी। भूवैज्ञानिकों के आने के बाद उनके सामने पहली बार कुछ चीज़ें रखी गईं जिनका अर्थ सिर्फ सुविधा नहीं था। एक नया कपड़ा कह रहा था, तुम्हारी दुनिया में कमी है। दवा कह रही थी, तुम्हारा शरीर अकेले नहीं संभल पा रहा। बाहर वालों की बातचीत कह रही थी, तुम्हारे पिता की दुनिया से परे भी जीवन है। यह सब किसी पर जोर से नहीं थोपा गया था। फिर भी उस छोटे कमरे में हर नई चीज़ हल्का सा प्रेशर बनाती थी। अगर वे स्वीकार करते तो पिता की बनाई दुनिया में दरार पड़ती। अगर वे इनकार करते
तो वही दुनिया उन्हें और भीतर बंद रखती। सबसे कठिन कैद वही होती है जिसमें दीवारें बाहर से नहीं, भीतर से पवित्र लगती हैं। कार्प ने जो रास्ता चुना था, बच्चों ने उसे रास्ता नहीं, संसार समझकर जिया। अब बाहर की दुनिया उनके दरवाजे पर खड़ी थी। पहले वह हाथ में पकड़ी चीज़ों के रूप में आई, ब्रेड, कपड़ा, दवा, लोहे के औजार। भूवैज्ञानिकों के लिए ये साधारण भेंटें थीं। कार्प के लिए ये उसी दुनिया के निशान थे जिससे बचने के लिए उन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी थी। ब्रेड उस जीवन का स्वाद थी जिसे कार्प ने अपने बच्चों से दूर रखा था। नया कपड़ा इस बात का संकेत था कि बाहर की दुनिया ऐसी चीज़ें दे सकती है जो जंगल नहीं दे सकता। दवा यह मान लेने की मांग करती थी कि प्रार्थना, सहनशक्ति और ताइगा की समझ हमेशा काफ़ी नहीं होती। और हेलीकॉप्टर वह सिर्फ मशीन नहीं था, वह आसमान से उतरा हुआ दरवाज़ा था जिसके दूसरी तरफ वही संसार खड़ा था जिसे कार्प खतरा मानते आए थे। बाहर वाले क्रूर लोग नहीं थे, वे जिज्ञासु थे पर निर्दयी नहीं। वे मदद करना चाहते थे, वे खाना लाते थे, बात करते थे, सुनते थे और धीरे धीरे उस परिवार को समझने की कोशिश करते थे। यही बात इस मुलाकात को और असहज बनाती है, क्योंकि खतरा हमेशा दुश्मन के रूप में नहीं आता। कभी कभी वह मदद के हाथ में भी छुपा होता है, या कम से कम उस आदमी को ऐसा लग सकता है जिसने पूरी उम्र मदद को शक की नज़र से देखना सीखा हो। धीरे धीरे लिको परिवार ने कुछ चीज़ें स्वीकार की, कुछ को दूर रखा। वे बाहर वालों से बात करते थे पर उनके जैसे नहीं बनना चाहते थे। वे भेंट लेते थे पर उस दुनिया में लौटना नहीं चाहते थे जहाँ से कार्प भागे थे। झोंपड़ी अब दो समयों के बीच फंस गई थी। अंदर पुराने धार्मिक शब्द थे, पुराने नियम थे, भूख से बनी सावधानी थी। बाहर दवा थी, कैमरा था, रेडियो था, अखबार था और वह राज्य भी था जिसकी परछाई से कार्प कभी भागे थे। बीच में कार्प के बच्चे थे। वे उम्र से वयस्क थे पर आधुनिक दुनिया के सामने उनका अनुभव लगभग शून्य था। दिमित्री जंगल में असाधारण था। वह ठंड, दूरी, जानवरों के निशान, नदी और ढलानों को पढ़ सकता था। उसका शरीर ताइगा की भाषा जानता था। वह उन हालात में चल सकता था जहां बाहर से आया आदमी शायद आधे रास्ते में टूट जाए। लेकिन अस्पताल की दुनिया अलग थी। डॉक्टर पर भरोसा कैसे किया जाता है? इंजेक्शन से डरना चाहिए या राहत की उम्मीद करनी चाहिए? दवा शरीर को बचाती है या विश्वास को कमज़ोर करती है? हेलीकॉप्टर बचाव है या उस संसार में खिंच जाना जिससे बचने के लिए पूरी जिंदगी बनी थी? इन सवालों के जवाब दिमित्री को कभी सिखाए ही नहीं गए थे। फिर बीमारी आई। पहले बाहर की दुनिया ने ब्रेड बढ़ाई, फिर उसने दवा दी, फिर उसने पूछा, अगर हालत बिगड़ रही है तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? और यहीं लिको परिवार के सामने वह सवाल खड़ा हुआ जिससे वे पूरी जिंदगी बचते रहे थे। बाहर जाना बचना है या खो जाना? जो लोग मदद करना चाहते थे वे अपने साथ बाहरी बीमारी का डर भी ला सकते थे। और जिन शरीरों के सामने यह दुनिया आई वे दशकों की कमी, सीमित भोजन और कठोर मौसम से पहले ही कमज़ोर हो चुके थे। इस त्रासदी को एक साफ आरोप में बदल देना आसान होगा, लेकिन सच ज़्यादा असहज है। बाहर की दुनिया आई पर बहुत देर से, और जंगल ने उन्हें बचाया भी था, थकाया भी था। सेविन, नतालिया और दिमित्री तीनों एक एक करके चले गए। 3 नाम जो उस छोटी झोपड़ी की आवाज़ों को कम करते गए। किसी मौत के पीछे लंबे समय की डेप्रिवेशन थी, किसी में बीमारी और संभव संक्रमण का सवाल था, किसी में इलाज की वह दूरी थी जो सिर्फ मीलों में नहीं नापी जा सकती।
क्योंकि अलगाव सिर्फ शरीर को दूर नहीं रखता, वह भरोसे को भी दूर कर देता है। दिमित्री के लिए हेलीकॉप्टर में बैठना शायद सिर्फ मेडिकल डिसीजन नहीं था, वह उस पूरी दुनिया में कदम रखना था जिसे पिता ने खतरे की भाषा में समझाया था। जिस आदमी ने जंगल को पढ़ना सीख लिया था, वह अस्पताल के सामने अनपढ़ था। कभी कभी अलगाव आपको दुनिया से बचाता हुआ दिखता है, लेकिन धीरे धीरे आपको उस मदद से भी अनजान कर देता है जो शायद एक दिन आपकी जान बचा सकती थी। बाहर वाले आते रहे, सामान लाते रहे, बात करते रहे, रिपोर्टें लिखी गईं। दुनिया को इस परिवार के बारे में पता चलने लगा, पर जिस घर को दुनिया ने आखिरकार खोज लिया था, वह भीतर से खाली होता जा रहा था। कार्प बचे, अगाफिया बची, फिर कुछ साल बाद कार्प भी चले गए। अब अगाफिया उस ताइगा में अकेली रह गई। लेकिन अगाफिया का अकेलापन भी सीधा साधा नहीं था। उन्हें बाहर की दुनिया पहले पिता की चेतावनियों में मिली थी, फिर वही दुनिया उनके दरवाजे पर लोगों के रूप में आई। ऐसे लोग जो मुस्कुरा रहे थे, सामान दे रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और कभी कभी मदद भी कर रहे थे। यह तय करना आसान नहीं था कि वे मेहमान हैं, खतरा है, या वही दुनिया है जिससे बचते बचते उनका पूरा जीवन बन गया था। इंटरनेट पर यह कहानी अक्सर ऐसे सुनाई जाती है जैसे अगाफिया किसी अनटच्ड पास्ट की आखिरी जीवित निशानी हो, जंगल में रहने वाली शुद्ध आत्मनिर्भर सर्वाइवर। लेकिन सच इससे ज्यादा उलझा हुआ है। अगाफिया ने बाहर की दुनिया को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया। कभी सामान आया, कभी लोग आए, कभी इलाज की ज़रूरत पड़ी, कभी संपर्क का साधन आया, और बाद में उनके रहने की जगह भी बाहरी मदद में सुधरी। वह दुनिया से अलग भी रहीं और उसी दुनिया पर निर्भर भी। जिस आधुनिक दुनिया से कार्प भागे थे, वही दुनिया अंत में उनकी बेटी को जिंदा रखने में मदद करती रही। और जिस जंगल को उन्होंने सुरक्षा समझा था, वही जंगल बार बार याद दिलाता रहा कि अलगाव हमेशा पवित्रता नहीं देता। कई बार वह निर्भरता को बस नज़र से ओझल कर देता है। लिको परिवार की कहानी को दूर से देखना आसान है। एक हेलीकॉप्टर, जंगल के बीच खेत, दुनिया से कटा हुआ परिवार और जीवित रहने की लगभग अविश्वसनीय कहानी। लेकिन पास जाकर देखने पर यह कहानी आराम नहीं देती। वहाँ एक पिता का डर है जो विश्वास की भाषा में बोला गया। एक माँ की चुप मेहनत है जिसने बंद दुनिया के भीतर घर को घर बनाए रखा। ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वह जीवन पाया जिसे उन्होंने चुना नहीं था। और एक बेटी है जो आज भी उस विरासत की गवाह बनी रही, कभी विश्वास की तरह, कभी आदत की तरह, कभी अकेलेपन की तरह। लोग अक्सर पूछते हैं कि लिकोव परिवार इतने साल कैसे बचा रहा, लेकिन इस कहानी की चुभन बचने में नहीं, उसकी कीमत में है। बचते बचते उनके बच्चों से सड़कें छूट गईं, स्कूल छूटे, दोस्त छूटे, बीमारी में मदद छूटी, और शायद अपनी दुनिया खुद चुनने का अधिकार भी। कार्प ने दरवाज़ा बंद किया था ताकि खतरा भीतर ना आए, लेकिन उस दरवाजे के अंदर बड़े हुए बच्चों ने बाहर की दुनिया को पहले पिता के डर में जाना, फिर भूवैज्ञानिकों की आंखों में, और आखिर में उन चीज़ों में जिनकी उन्हें ज़रूरत पड़ने लगी। जंगल ने उन्हें छुपा लिया था, पर छुपे हुए जीवन भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते। कभी कभी वे सिर्फ इतने दूर हो जाते हैं कि उनकी तकलीफ किसी को सुनाई नहीं देती, और तब यह कहानी हर उस डर के बारे में हो जाती है जिसे हम प्यार कहकर आगे बढ़ा देते हैं। हर उस सुरक्षा के बारे में जो बच्चों की दुनिया छोटी करके बनाई जाती है। हर उस दरवाजे के बारे में जिसे हम खतरे से बचने के लिए बंद करते हैं और देर से समझते हैं कि उसके अंदर हवा भी कम हो गई है। जब प्यार डर से रास्ता पूछने लगे तो वह बच्चों को बचाता है,
या उनकी दुनिया छोटी कर देता है। हर कहानी खत्म होती है, लेकिन कुछ सवाल कभी खत्म नहीं होते। अगर ऐसी सच्ची और असामान्य कहानियाँ आपको सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और अजीब और सच्ची कहानी के साथ।